नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वायु दाब, जो कि भौतिक भूगोल और जलवायु विज्ञान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वायु दाब। आइए वायु दाब को समझने से पहले अपने थोड़ी सी भूमिका इसकी देख लेते हैं। जैसे कि इसे क्या है, एयर प्रेशर कहते हैं। और जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर 3 मंडल हैं, जिसे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहते हैं। 2 स्पष्ट देखे जा सकते हैं, स्थल मंडल और जल मंडल। लेकिन वायुमंडल जो है देखने में समस्या होती है, क्योंकि वायु जो है कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है। तो इस वजह से वायु को पहचानने में समस्या होती है। लेकिन जब ये पवन के रूप में चलती है, इसमें जब गति आ जाती है, तो ये अपना परिचय दे देती है। तो आज का टॉपिक है अपना वायु दाब, कि वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी से गुरुत्व के कारण जुड़ा हुआ है। ये जो पृथ्वी की ग्रेविटी है, जिससे प्रत्येक वस्तु जो है इसी पृथ्वी की ओर चली जाती है, गिर जाती है, उसी वजह से क्या है, ग्रेविटी की वजह से वायुमंडल भी हमारी पृथ्वी के साथ में चिपका हुआ है, पृथ्वी के साथ में ही घूम रहा है। होता ये है कि इस वायु में, यानी कि जो गैसों का मिश्रण है, तो देखो वायु है क्या, वायु गैसों का मिश्रण है। और इस वायु में इसी ग्रेविटी के कारण भार उत्पन्न हो जाता है, और हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर सभी की सभी गैसें क्या डालती है, दबाव डालती है। इसी दबाव को हम वायु दाब कहते हैं। और वैसे देखा जाए तो बुक्स में लिखा होता है 1013.25 MB। MB क्या है, ये सागरों के ऊपर जो दबाव है ये MB में मापा गया है, यानी कि वायु दाब की मापक इकाई जो है वो MB ही है। और MB का मतलब होता है मिली बार। क्या होता है, मिली बार, MB। और जिस यंत्र से हम वायु दाब मापते हैं उसे वायु दाब मापी या बैरोमीटर कहते हैं, BAROMETER, बैरोमीटर कहते हैं। और देखिए, अपने बात करते हैं कि ये जो बैरोमीटर है ये उपयोग किस प्रकार से, मतलब इसका काम कैसे होता है। तो इसमें जो धातु डाला जाता है वो है पारा, जो कि तापमान से क्या हो जाता है, गर्म होकर फैल जाता है और ठंडा होते ही सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से इसका स्केल जो है अप डाउन होता रहता है। तो यही महासागर के ऊपर जो है जो इसका दाब बताया है 1013.25 है। हालांकि कहते हैं कि महासागरों के ऊपर सामान्यतः वायु दाब ज़्यादा ही बना ही रहता है। इसे ओब्लिक में अपने सेमी में देखें तो 76 सेमी जो है ये वायु दाब मिल जाता है। तो एक ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से जैसे जैसे अपने ऊपर की तरफ जाते हैं, सतह से क्या होते हैं, दूर जाते हैं, और ये जो वायु है, इस वायु की सघनता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि वायु दाब हमारी सतह के ऊपर तो अधिक पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम वायुमंडल की ओर जाते हैं वायु दाब में भी कमी आती जाती है, यानी प्रेशर घटता जाता है। तो ऊंचाई की ओर लगभग 180 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 3.4 MB की दर से वायु दाब घट जाता है। यानी कि 3.4 MB जो है, मिलीबार जो है 180 मीटर की ऊंचाई पर कम हो जाता है। फिर उससे 180 मीटर नेक्स्ट 3.4 कम हो जाता है। लेकिन ऐसे करते करते ये जो दर है धीमे धीमे जो है ऊपर की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। यानी 180 मीटर की जगह वहाँ 200, फिर 250, फिर 300 मीटर पर जाकर 3.4 MB जो वायु दाब घट जाता है। तो ऊंचाई के साथ में जो है वायु दाब लगातार घटता है। अब हमारी पृथ्वी के ऊपर कुछ स्थान है, मान लो यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इनमें अगर वायु दाब क्या है, मान लो ये सागर के ऊपर है और इनमें सामान्यतः 1013.25 जो वायु दाब है MB के अंदर ये मिलता है इन स्थानों पर। तो एक स्थान, 2 स्थान, इन सभी स्थानों पर वायु दाब अगर एक समान मिलता है तो इस एक रेखा के माध्यम से आप इसको दर्शा भी सकते हो। अगर यहाँ 1013 है मान लो, और यहाँ पर पूरा कितना है, 1000 है MB, तो यहाँ पर कुछ स्थान है मान लो, तो इनकी रेखाएं इस प्रकार से यहाँ से चली जाएगी। इन रेखाओं को हम जो समान दबाव वाली
समान दाब के रूप में जिन क्षेत्रों को मिलाते हुए चलती है उन्हें हम समदाब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। तो इसे हम समदाब रेखा कहते हैं। तो वैसे देखें तो आइसोबार लाइन जो है इसे ही कहा जाता है और ये समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर ही आगे बढ़ती है। अगर मैंने कहा 1000 है, यहाँ 1013 है, तो बताओ भार किस स्थान पे ज़्यादा है? वैसे देखें तो वायुमंडल की जो प्रति इकाई है एक क्षेत्र के ऊपर, यहाँ पर पड़ने वाले दाब को अपने क्या बोलेंगे? प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले स्थल, प्रति इकाई स्थल के ऊपर पड़ने वाले वायुमंडलीय भार को हम वायुदाब कहेंगे। ठीक है, इजी लाइन के अंदर तो ये है। इस स्थान पे, यहाँ पे सभी स्थानों में क्या है? 1000 MB है और यहाँ पर 1013.25 MB है। तो बताओ हाई प्रेशर कौन सा हुआ? तो हाई प्रेशर वाला इन दोनों में ये हुआ और ये लो प्रेशर है। और पवने इन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है। जो वायु है उसमें जो क्षैतिज गति पैदा होती है, स्थल के ऊपर से चलती है, स्पर्श करती हुई स्थल के साथ चलती है, उसे जिसे अपने एनीमोमीटर के माध्यम से मापते हैं वायु की गति को। तो ये जो गति है ये किस ओर से किस ओर होगी? हमेशा हाई प्रेशर से क्या होगी? लो प्रेशर की ओर ये सभी पवने चलेगी। यानी कि ये जो दिशा होगी इनकी हाई प्रेशर से हमेशा ही क्या है? लो प्रेशर की तरफ रहेंगी। तो अपने कुछ कारक हैं जिनके कारण जो है वायु स्थिति बदल जाती है। कहीं उच्च वायुदाब है, कहीं निम्न वायुदाब है। हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुदाब कहीं भी समान नहीं मिलता है। अन्य क्षेत्रों में वायुदाब घटता बढ़ता भी रहता है। पूरे पृथ्वी के ऊपर अगर सूर्य सीधा चमक रहा होता एक ही स्थान के ऊपर लगातार, तो उस स्थान के ऊपर हमेशा लो प्रेशर बना रहता और अन्य क्षेत्रों में हमेशा ही हाई प्रेशर, क्योंकि जो सूर्य की किरणों से दूर होते। लेकिन कुछ कई फैक्टर हैं, कई कारक हैं जो हमारे इस वायुदाब को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, पहला अगर अपने सबसे बेस्ट जो कारक है इसमें वो है तापमान। यानी कि सर्वाधिक प्रभाव क्या है? तापमान का पड़ता है। एक आसान सा उदाहरण है, ग्लोब आपके सामने है और देखिए इस प्रकार नहीं घूमना चाहिए। पृथ्वी हमेशा ही इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, सूर्य की किरणें हमेशा ही भूमध्य रेखा पर, यानी दिन रात लगभग बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी चमकती है। ऐसे तिरछी किरणें जो है या बिना किरणों वाला जो क्षेत्र है वो शीतल होता है, वो है ध्रुव। और जिस क्षेत्र में सूर्य किरणें सीधी चमकती है वो है भूमध्य रेखा या करक मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, यहाँ पर तापमान क्या होता है? कम होता है। यानी कि आप अब यहाँ पे जो तापमान फैक्टर है वो कैसे काम करता है? मान लो ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर सूर्य की किरणों के आने से पहले की स्थिति ऐसी है कि ये कण देखो 1 2 3 4 इस दिशा, मतलब इतनी दूरी के अंदर हैं, आपस में इतना गैप लिए हुए हैं। ये है वायु के कण, जिस जल के कण होते हैं, वायु कण होते हैं, धूल के कण होते हैं। ठीक है, तो सभी के कण होते हैं। तो ये कण आपस में इतनी दूरी लिए हुए होते हैं। अब जैसे ही सूर्य का ताप इन पे पड़ता है, ये कण जो है फैलाव ले लेते हैं। ये कण यहाँ आ जाता है, ये कण यहाँ आ जाता है, बीच वाला कण इसके स्थान पे आ जाता है। तो ये दूर दूर क्या होते हैं? फैल जाते हैं। तो इनकी जो इन वायु के कणों में क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है। वायु के अणु जो है वो, गैस के अणु जो है वो क्या होते हैं? गर्म होकर फैल जाते हैं। तो इसी स्थान पे ताप बन जाएगा। तो ताप के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले हाई प्रेशर था क्योंकि वायु के कण नज़दीक थे। अब गर्म होने के बाद में कण जो है, अणु जो है वायु के, वो दूर दूर हो जाते हैं और यहाँ इस स्थान के ऊपर लो प्रेशर बन जाएगा। यानी कि सामान्य कंडीशन वो थी, लेकिन सूर्य उदय के होने के पश्चात सूर्य जब ताप डालता है उसी स्थान के ऊपर वायु दाब लो यानी कि निम्न हो जाता है, वहाँ लो प्रेशर बन जाता है। सामान्य स्थितियाँ क्या होती है? सूर्य के बगैर हाई प्रेशर की। लेकिन जैसे ही सूर्य का ताप पड़ता है, जिन जिन क्षेत्रों में पड़ता है, वहाँ से वायु गर्म होकर हमेशा ही क्या होती है? ऊपर की ओर उठ जाती है। तो तापमान की वजह से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है और कम तापमान यानी कि सूर्य का तापमान बहुत ही कम पहुंचता है ध्रुवों पर, जिसकी वजह से ध्रुवों पर क्या है? उच्च तापमान पाया जाता है। तो तापमान सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ वायुदाब में। सेकंड नंबर अपने बात करते हैं जो प्रभावित करता है, वो है घूर्णन। तो घूर्णन किस प्रकार से? अब घूर्णन है क्या? पृथ्वी की दैनिक गति।
घूर्णन लिख लो, चाहे पृथ्वी की दैनिक गति लिख लो। पृथ्वी की दैनिक गति यानी कि दिन रात का होना, यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाकर वापस पहुंच जाती है। इस दौरान होता यह है कि भूमध्य रेखा से, इस घूमने की वजह से भूमध्य रेखा से वायु क्या होती है, अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण यहाँ से अपसरण इन हवाओं का हो जाता है। ठीक है, एक तो भूमध्य रेखा पर ताप पड़ता है और एक इसी घूर्णन की वजह से यहाँ से अपसरण हो जाता है। इसी के साथ देखो, अपने एक उदाहरण लेते हैं, एक बॉल को पानी में भिगोकर उसे घुमाने पर, जब अपने उसे क्या करते हैं, घुमा देते हैं, तो उसके मध्यवर्ती वाला क्षेत्र है, वहाँ से पानी के छिंटे चारों दिशाओं में बिखरेंगे। ठीक है, चारों दिशाओं में बिखरेंगे। अब होता यह है कि जब पृथ्वी घूमती है तो इसी स्थान से वायु क्या होती है, यहाँ से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ऊपर उठ जाती है। इसी के साथ 60-65 डिग्री अक्षांशों के पास की वायु भी क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। देखो, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दो फैक्टर काम करके, एक घूर्णन और एक तापीय। यहाँ ताप का फैक्टर ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि स्पष्ट है कि सूर्य की किरणें वायु पर पड़ती है और वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। यहाँ पर ताप फैक्टर ज़्यादा काम करेगा। लेकिन अपने बात करते हैं 60-65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60-65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन अक्षांशों में तापमान तो होता नहीं, हवाएं क्या होती है, ठंडी होती है। और ये जो ठंडी शीतल हवाएं हैं, ये ऊपर उठने का कोई काम ही नहीं है। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की वजह से यहाँ 60-65 की वायु भी क्या होती है, वायुमंडल में ऊंची उठ जाती है और आधी भूमध्य रेखा की ओर चलती है और आधी ध्रुवों की ओर। ध्रुवों की ओर वाली वायु ध्रुवों पे उतर जाती है, भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली वायु भूमध्य रेखा पर नहीं पहुंचती, उससे पहले ही 30-35 पे क्या हो जाती है, नीचे उतर जाती है। तो इस घूर्णन के कारण 60-65 पे वायु ऊपर उठी और 30-65 पे नीचे उतरी। तो 30-35 और 60-65 के ऊपर जितनी दोनों पेटियां जो है, उनका जो जन्म होता है वो इसी घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होता है। अब अपने तीसरा जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं, वो है पवन। कि पवन यानी कि गतिमान वायु। वायु क्या होती है, गतिमान होती है, तो उसे अपने पवन कहते हैं। और पवन या तो शीतल होती है या उष्ण होती है। अगर पवन उष्ण है, देखो एक बार यहाँ देखिए आप, ये है हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर। पवन हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। कुछ विशेष स्थितियों के अंदर देखो हो जाएगा चेंजिंग, लेकिन आदर्श स्थिति यही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलेंगी। ठीक है, अब होता यह है कि पवन अगर क्या है, ठंडी है और वो गर्म क्षेत्र में, यानी ठंडी पवनें गर्म क्षेत्र की ओर चलती है, ठंडी है तो वहां पे हाई प्रेशर है उन पवनों के अंदर, ठीक है, दबी हुई है, और वो जैसे ही गर्म क्षेत्र में पहुंचती है, अब गर्म क्षेत्र की कंडीशन क्या होती है, सूर्य की गर्मी के कारण हवाएं ऊपर की तरफ पहले से उठ रही होती है, वहां पे क्या बनता है, लो प्रेशर। लेकिन इस हाई प्रेशर की वजह से, यानी यहाँ की जो हवाएं हैं ये इस क्षेत्र में जब पहुंचती है हाई प्रेशर लिए हुए, तो इस क्षेत्र को क्या बना देती है, हाई प्रेशर वाला। इन लो प्रेशर वाले क्षेत्र को क्या कर देगी, हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देगी। ये ठंडी पवनें उस क्षेत्र में पहुंचकर उस स्थान को भी शीतल कर देगी और वहाँ क्या हो जाएगी, शीतल वायु, वायु भी क्या हो जाएगी, शीतल। तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। और जब हाई प्रेशर बराबर हो जाएंगे बिल्कुल, तो उसके बाद में हवाओं का चलना बंद हो जाएगा। तो पवन के पश्चात अपना चौथा जो बिंदु आएगा वो है जल वाष्प। अपने 4th नंबर ये है जल वाष्प। जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, यानी कि महासागरों या सागरों, नदियों वगैरह से गर्म होकर जल जो है वो ऊपर वाष्प के रूप में उठता है। यही जल जब वाष्प के रूप में ऊपर उठता है तो 3 से 4 किलोमीटर तक इसे रास्ता तय करना है। लेकिन शुरुआती समय है कि यहाँ से उठते हुए ये वायु को स्थान से हटा देता है, क्योंकि जल वाष्प ऊपर की तरफ चलती है, ऊपर की ओर उठती है, गर्म होती है ना, तो ऊपर की तरफ उठती है, इस पे ग्रेविटी का प्रभाव नहीं होता। और वायु क्या होती है, ग्रेविटी की तरफ गति करने की कोशिश करती है, जाने का प्रयास करती है। लेकिन जल वाष्प उस क्षेत्र में क्या है, ऊपर की तरफ उठकर उस वायु के कणों को बिखेर देती है। अतः वहां का वायुदाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वहां पे क्या है, वायुदाब, उस स्थान पे क्या हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। अब एक फैक्टर और देखते हैं अपने, ये है ऊंचाई। ऊंचाई
काफ़ी प्रभावित करती है वायुदाब को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर जाएंगे 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.5 MB जो है वायुदाब घट जाएगा। और ऊंचाई जो है ये इस प्रकार से भी प्रभावित करती है कि हम जब किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई के साथ में जो पर्वत आरोही होते हैं वो ऊंचाई के साथ में लगातार क्या हो जाता है उनके मार्ग में, यहाँ पर तो वायुदाब प्लस होता है, यहाँ पर वायुदाब क्या है घट जाता है। ऊंचाई के साथ में वायुदाब पर्वतों के ऊपर भी क्या हो जाता है घट जाता है। और पर्वतों के ऊपर वायुदाब घटने की वजह से साथ में देखो ऑक्सीजन भी घट जाती है उस क्षेत्र में, वायु के साथ में भारी होती है ना, तो ये नीचे रहती है। तो इसी के साथ में क्या होता है पर्वतों की ऊंचाइयों पर वायुदाब भी घट जाता है। और वायुदाब क्या करता है, वायुदाब हमारे ये जो नाक और कान की जो झिल्लियां होती है उनको प्रेस किए होता है, दबाव डाले होता है। और जब ये वायुदाब घट जाता है तो मनुष्य के नाक और कान से जो है खून बहना शुरू हो जाता है, ब्लड निकलने लगता है नाक और कान से। जैसे एक उदाहरण, ग्रीष्म काल के अंदर आपने नक्सीर का नाम सुना होगा, नाक से खून बहना आम बात हो जाती थी, आम बात हुआ करती थी, क्योंकि ग्रीष्म काल के अंदर होता था कि गर्मियों की वजह से क्या है लो प्रेशर बन जाता था अपने ही इस राजस्थान के अंदर, और इस क्षेत्र के अंदर लो प्रेशर बनने के बाद में जो है वही कंडीशन हो जाती थी जो इन पर्वतारोही के पर्वतों के ऊपर पहुंचने पे होती है कि मनुष्य के सामान्य रूप से भी यहाँ नक्सीर जैसी समस्या पैदा हो जाती थी। तो ये लो प्रेशर का ही एक उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि ऊंचाई के साथ में क्या होता है वायुदाब घटता है, ऊंचाई वापस घटेगी तो वायुदाब क्या होगा बढ़ जाएगा। तो ऊंचाई का अंदाजा भी अपने वायुदाब मापी यंत्रों से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर ये जो वायु है इसको एक अपने उदाहरण से भी समझ सकते हैं। इस वायुदाब को एक आप उदाहरण, एक कांटा है, ठीक है, आप जैसे कोई लकड़ी वगैरह को एक बीच में से बांध कर लटका कर दोनों तरफ उसके क्या है गुब्बारे लगा सकते हैं, और एक गुब्बारे में से आप क्या कर दोगे हवा निकाल दोगे। तो जिस तरफ जो है गुब्बारे में से आप हवा निकालोगे वो पलड़ा जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, उठ जाएगा, यानी वो हिस्सा जो है वो साइड जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। एक वायु भार का जो है वायुदाब का जो है उदाहरण आप टायर भी देख सकते हैं किसी व्हीकल के, जिसमें हवा भरने से पहले वजन कम होता है और हवा भरने के बाद में उसका वजन बढ़ जाता है। तो वो भी एक अच्छा उदाहरण है। आप देख सकते हो कि वायु में भार होता है तभी एक स्थान पे उसे कंप्रेस यानी भर दिया जाए तो उसमें भी भार होगा और वो वस्तु जो है अधिक भारी हो जाएगी। तो अपने अब बात करते हैं कि जो वायुदाब की पेटियां हैं, वायुदाब की पेटियां हैं उनको अपने एक उदाहरण से तो आपके सामने ये है हमारी पृथ्वी, और मैंने आकार इसलिए बड़ा बनाया है ताकि आपको दूर से स्पष्ट दिख जाए कि अपने इसको किस प्रकार से पेटियों में विभाजित करेंगे। मैं पहले ही बता देता हूं कि वायुदाब की जो पेटियां होती है वो 7 होती है। ठीक है, पेटियां जो होती है वो 7 होती है, और वायु की जो पेटियां होती है वो क्षैतिज रूप से अक्षांशों के समांतर ही लगभग फैली होती है, अक्षांशों के समांतर ही फैली होती है। मैंने सबसे पहले बताया कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का ताप सीधा पड़ता है और वहां जो है पवनें जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो इस क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे कि इस भूमध्य रेखा के पास में, यहाँ देखो ये है भूमध्य रेखा, यहाँ से लेकर यहाँ, इसके पास में यहाँ पर एक क्षेत्र है जो कि इस 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाला जो क्षेत्र है इसे हम नाम देते हैं उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच में मिलने वाली पेटी को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी। यहाँ की वायु सिर्फ क्या होती है स्वर्ण तरंगों के माध्यम से ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि वायुमंडल में ऊपर की तरफ उठती है। यहाँ मैं दिखा नहीं सकता इसलिए यहाँ इस प्रकार से आपको साइड में ये चित्र ऊपर उठते हुए मान लेना है, यानी एरो बढ़ाए हैं मैंने, मान लेना कि यहाँ की वायु ऊपर उठती है और यहाँ पे मैंने इसको दिखा दिया है।
ये वायु जो है ऊपर उठती है, बिल्कुल शांत रूप में ऊपर उठती है और फिर आधी इस तरफ और आधी इस तरफ गति कर जाती है। इसी को इस क्षेत्र के अंदर बोला जाता है शांत, बिल्कुल ये शांत क्षेत्र है। वैसे डेली शाम को यहाँ पर क्या है, ये शांत पेटी है, शांत क्षेत्र है। डेली शाम को वर्षा होती है, पूरे दिन संवहन चलता है और इसे अपने बोलते हैं डोल ड्रम। क्या बोलते हैं? डोल ड्रम, DOLDRUM, डोल ड्रम, यानी कि शांत पेटी। ये उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी है। यहाँ पर कौन सा प्रेशर मिलता है? लो प्रेशर मिलता है, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट सीधी पड़ती है और यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इसी क्षेत्र के अंदर एक हवाएं जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बिल्कुल शांत रूप में बहा करती है। इस प्रकार से शांत रूप में पश्चिम से पूर्व की तरफ मामूली हवाएं जो है वो धीमे धीमे प्रवाहित होती रहती है, जिन्हें हम भूमध्य रेखीय पछुआ प्रवाह भी कहते हैं या भूमध्य रेखीय पछुआ पवने भी कहते हैं। वैसे पछुआ पवने नहीं है, नाम लगाना पड़ेगा साथ में भूमध्य रेखीय। तो भूमध्य रेखीय पछुआ पवने कहा जाता है इन शांत रूप से चलने वाली पश्चिम से पूर्व की तरफ पवनों को। हालांकि ये पवने बाद में गर्म होकर क्या होती है, वायुमंडल में ऊपर उठती है। अब देखिए 0 से 5 ये हो गया। इसके बाद में है यहाँ पर 30, 35, यहाँ पर भी क्या है 30 और 35, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। अब यहाँ पर 30, यहाँ पर 35, 30 और 35, ये भी नॉर्थ है, ठीक है। ये 30 और यहाँ पर 35, ये 30 और ये 35, ये साउथ है, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये साउथ है गोलार्ध और ये नॉर्थ, ठीक है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, गोलार्ध भी ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। अब यहाँ से जो पवने हैं ऊपर की ओर उठकर दोनों दिशाओं में गति कर जाती है और 30-35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर क्या होती है, नीचे उतर जाती है। ये पवने जो भूमध्य रेखा से ऊपर उठी थी, ये 30-35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर आकर उतर जाती है। यहाँ पर उतरने के बाद में इसे क्या बना देती है, हाई प्रेशर। क्या बना देती है, हाई प्रेशर। इसे अपने बोलते हैं उपोषण उच्च वायु दाब पेटी, यानी कि यहां पर क्या बन गया, हाई प्रेशर, क्योंकि यहां से हवाएं जो ऊपर उठ रही थी लो प्रेशर बना दिए इस क्षेत्र में, और यहां पर चलकर इस क्षेत्र में क्या बन गया, हाई प्रेशर। अब आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर स्थल के साथ स्पर्श करती हुई पवनें चलेंगी इस प्रकार से, ठीक है। हाई प्रेशर से आगे अपने इसको देखेंगे, तो इसको मैं इससे बाहर बना देता हूँ, ठीक है। इस क्षेत्र में एरो यहाँ पे, अब इसका भी एरो बन जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यूं। ये कौन सा बन गया, हाई प्रेशर। अब इसके बाद में आप देखिए तीसरी पेटी यहाँ पे कौन सी, 60-65, कितना, 60 और 65, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगी ध्रुवीय है। तो अब एक बार यहाँ पे ले देता हूँ 60, यहाँ पे है 65 डिग्री और यहाँ पे क्या है 80, और ये नॉर्थ पोल कितना होता है 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर भी एक बार पेटी बना देते हैं, ठीक है। कितना, 60, 65 और यहाँ पर 80 और 90 डिग्री साउथ। मैंने पहले ही बताया कि घूर्णन गति के कारण, यानी कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, पृथ्वी के घूमने की वजह से 60-65 डिग्री से भी हवाएं क्या होती है, ऊपर उठती है। 60-65 से हवाएं क्या होती है, ऊपर उठती है। और यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठती है वो आधी ध्रुवों की ओर और आधी भूमध्य रेखा की ओर चलती है, लेकिन उतर जाती कहाँ, रास्ते में 30-35 डिग्री के ऊपर यहाँ पर उतर जाती है। यहाँ पहले ये हाई प्रेशर था, ये इसको और भी ज़्यादा हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठी थी, यहाँ से ध्रुवों की ओर पहुँची और यहाँ पहले से ही हाई प्रेशर था, उसे और भी हाई प्रेशर बना देती है। तो जिस क्षेत्र से हवाएं उठती है ऊपर, उसे लो प्रेशर बना देती है, और जहाँ पर पहुँचती है उसे हाई प्रेशर बना देती है। तो ध्रुवों पे और 30-35 पे उतरती है इसे हाई प्रेशर, और यहाँ से उठती है इसे लो प्रेशर। अब इनको नाम देंगे अपने क्या, तो ये पहले नाम ये वाला देके देखो आप, ध्रुवीय, तो ये क्या है, उप ध्रुवीय। क्या बोलोगे इसको, उप ध्रुवीय। कौन सा प्रेशर, देखो हाई है, यहाँ पर ऊपर उठी थी तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर। यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही थी इसलिए क्या है, लो प्रेशर। तो उप ध्रुवीय निम्न
वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और यहां पर क्या है, हाई प्रेशर, तो इसको अपने बोलेंगे उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, उच्च वायुदाब पेटी। कौन सा नाम देंगे इसको अपने, ध्रुवीय। अब आपने देखा ये उपध्रुवीय था, ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो यहां पर भी ये सेम टू सेम नाम आ जाएंगे, सिर्फ इसको छोड़कर। ये सिर्फ पेटी है और ये सारी पेटियां हैं, समझे कि यहां पर एक सिंगल पेटी है, ये वाली ना इधर है ना इधर है, एक ही जगह है। और ये यहां भी है और यहां भी है। तो उपोषण, इसको भी क्या लेंगे, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। तो यहां भी पेटी है ये और यहां भी है। 60-65 पर यहां पर भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है। ऐसे ही यहां पर क्या है, उपध्रुवीय, कितना, उपध्रुवीय, यहां पर हाई प्रेशर, तो यहां पर क्या है, लो प्रेशर, तो निम्न वायुदाब पेटी। और यहां पर क्या आ जाएगा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो यहां पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यहां पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। जैसे ही यहां पर उष्ण कटिबंधीय पेटी, तो यहां पर उपोष्ण कटिबंधीय पेटी। बस आपको ये स्टेप याद रखना है। यहां पर लो प्रेशर है भूमध्य रेखा वाला, और यहां इस जगह क्या है, ध्रुवों की ओर हाई प्रेशर है। इन दोनों में से अगर आपको एक भी चीज याद रह जाए ना, तो यहाँ पर लो प्रेशर मान लो, तो यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है फिर हाई प्रेशर है। ठीक है, तो आप एक स्टेप देखोगे यहाँ कि इसमें लो प्रेशर मिलता है, फिर हाई प्रेशर मिलता है, फिर लो फिर हाई। अगर ऊपर से देखो, हाई लो हाई लो हाई लो हाई। अगर आप एक तरफ का ध्रुव में भी एच लगा देते हो, यानी हाई प्रेशर लिख देते हो, तो बाद में क्रम जो है वापस ध्रुवों पे एच आ जाएगा और पेटियां आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इन पेटियों को याद रख लेना। और आपको मैं फिर से बता दूं कि तापजन्य जो पेटी है, जिस पे तापमान का प्रभाव पड़ता है, एक तो ये है तापजन्य, और एक ध्रुवीय है तापजन्य। कौन सी है, तापजन्य। ऐसे ही गतिजन्य पेटियां कौन सी है, एक उपध्रुवीय एक उपोषण। जिनसे उप लगा होता है दोनों में, ये कौन सी होती है, गतिजन्य। कौन सी होती है, गतिजन्य। तो दो गतिजन्य है और दो ये तापजन्य है। और फिर यहां से भी क्या है, ये गतिजन्य है और ये भी गतिजन्य है, और ये लास्ट वाली क्या है, तापजन्य है। तो आप इस प्रकार से इन पेटियों को समझ सकते हो। अब बात आती है कि पवन जो है वो इनमें किस प्रकार से चलती है। तो अब जब ये चित्र बन ही हो चुका है, तो स्थायी पवनों को अपने इसके साथ में समझ लेते हैं। क्या, स्थायी पवन, जिन्हें भूमंडलीय या ग्रहीय पवन कहा जाता है, ये हमारे पृथ्वी की प्रचलित पवनें हैं और ये वर्ष भर लगभग बराबर चलती है। और हाँ, बात कर लें कि ये पेटियां क्या स्थायी हैं, हाँ लगभग ये पेटियां क्या होती है, स्थायी है, आदर्श है। क्योंकि सूर्य का ताप लगभग क्या है, भूमध्य रेखा पर जिस दिन आप 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये पेटियां बिल्कुल उसी दिन की आदर्श होती हैं कि जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, तब ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पेटियों का आपको यही अक्षांशों के लगभग पास में निरूपण जो है मिल जाएगा। ठीक है, जब सूर्य कर्क रेखा की ओर आता है, तो ये पेटियां थोड़ी थोड़ी क्या होती है, सारी की सारी उत्तर की ओर खिसक जाती है। और ये सूर्य जब मकर रेखा की तरफ आता है, तो ये पेटियां दक्षिण की ओर थोड़ी थोड़ी खिसक जाती हैं। अब जो स्थायी पवनें होती है, जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है, वो पवनें भी इन्हीं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इन्हीं पेटियों के बीच में ही स्थायी पवनें चलती है। तो इनको इसी के साथ में अपने याद करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले अपने इस लो प्रेशर की बात करते हैं कि यहाँ से जब पवनें ऊपर की तरफ उड़ती है, तो इसी स्थान पे दोनों ओर से वायु चलकर आती है। क्योंकि आप देखोगे एक जो सिरिंज होता है इंजेक्शन वाला, उसको अपने अगर खींचते हैं तो अंदर से वायु प्रवेश करती है, तब वो इस तरफ खींचा जाता है। अगर आगे से उसे बंद कर दोगे तो खींच के देखना वापस उसी में वहीं पहुंच जाएगा। तो ये जो कंप्रेस आप उसको जो खींचते हो, तो अंदर जो है वैक्यूम हो जाता है हवाओं का, जो आपको वापस बार जो है वो कि नहीं खींचने देता। फिर वापस उसे छोड़ते हो तो फिर, या आगे से उसे खोलते हो तो फिर हवा एक तरफ से आनी जरूरी है। तो यहाँ से हवा जो है वो ऊपर की तरफ उड़ती है, तो इस स्थान पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर, जिसकी पूर्ति करने के लिए दोनों तरफ से हवाएं इसकी ओर क्या करती है, लो प्रेशर की तरफ गति करती है। लेकिन ये जो गति है वो बिल्कुल सीधी न होकर क्या होती है, थोड़ी सी
तिरछी होती है। ये हवाएं क्या होती है, इस प्रकार से चलती है। कैसे चलती है, इस प्रकार से चलती है। इसका नियम मैं आपको अभी बताता हूं। अब देखिए, पूरे सभी क्षेत्रों में अपने पहले एक इस प्रकार का यहाँ से यूं और यहाँ से यूं एरो बना देंगे, एक ऐसे, फिर उसके बाद फिर से ऐसे, फिर ऐसे। लेकिन मैं आपको ये एक बार खंडित बना के दिखाता हूँ कि इसमें आप यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, एक बार चलो ऐसे बना देते हैं। सॉरी, भूमध्य रेखा के बाद में आपको इस एरो की जो साइड है वो क्या कर लेनी है, बदल लेनी है। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से आपने यहाँ देखो, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, इस प्रकार की रेखाएं आपने खींच देनी है। भूमध्य रेखा के इस तरफ यूं होना चाहिए और इसके इस तरफ यूं होना चाहिए। अब इनकी जो दिशाएं हैं वो एरो के माध्यम से, अपने तीर के माध्यम से दर्शाएंगे। इसमें जो है ये, इसमें यानी कि जो यहाँ भूमध्य रेखा की ओर जो हवाएं आ रही है वो दोनों आमने सामने आएंगी और इनका नाम क्या होगा, व्यापारिक पवनें। क्या लिखेंगे इसको अपने, व्यापारिक पवनें। क्या लिखेंगे, व्यापारिक पवनें। तो यहां पर चलती है कौन सी, व्यापारिक पवनें, और यहां पर भी व्यापारिक पवनें। अब इनकी दिशा क्या रहेगी, तो आप देख सकते हो कि ये दक्षिण की ओर से आ रही है और थोड़ी सी उस तरफ से यानी कि पूर्व की तरफ से आ रही है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर इसका दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें जो हैं वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ चलेंगी। उत्तरी गोलार्ध में यही पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलेगी। यानी कि जिस ओर से पवनें आ रही है उसमें सिर्फ पूर्व का नाम है, पूर्वी हवाएं मान लो इनको। ठीक है, लेकिन अब ये जो हवाएं हैं जो भूमध्य रेखा की तरफ आ रही थी, ये 30 से, ठीक है, तो ये हवाएं जो है कहलाती हैं व्यापारिक पवनें। लेकिन अब 30-35 पे क्या है, 30-35 पे हाई प्रेशर है और उपध्रुवीय लो प्रेशर है। तो यहाँ लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। इनकी दिशा जो है, आने की दिशा वो क्या है, दक्षिण और पश्चिम। तो इनके नाम में क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो पश्चिम नाम होते ही इसके आगे आपने क्या लिख देना है, जिस तरफ से आ रही है पछुआ पवनें, क्या है, पश्चिम से आने वाली पवनों को क्या बोलते हैं, पछुआ पवन। ऐसे ही यहां पर 30-35 से 60-65 की ओर चलने वाली पवनों की जो दिशा होती है वो इस प्रकार होंगी। हाई प्रेशर से दोनों तरफ पवनें चलेंगी, जो ऊपर की तरफ चलेंगी उसे व्यापारिक और जो दक्षिण की ओर चलेंगी उसे पछुआ पवन कहेंगे। अब क्यों कहेंगे पछुआ पवन, क्योंकि इसके दिशा के अंदर भी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। ठीक है, उत्तर पश्चिम यानी पश्चिम की ओर से आने वाली पवनों को क्या बोलेंगे, पछुआ पवन बोलेंगे। और ये 30-35 से 60-65 के बीच में चलने वाली पवन है, या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, कौन सा, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली पवनें हैं। अब बात करते हैं अंतिम पवन की, स्थायी में। ये कौन सी है, ध्रुवीय। ये ध्रुवीय। तो ध्रुवीय पवनें ये देखो ध्रुवों से चलती है, चलनी सीधी चाहिए थी, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि ये थोड़ी तिरछी क्यों हो जाती है। तो ये जो ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, इन पवनों को अपने बोलते हैं क्या, ध्रुवीय पवन। तो इनको अपने बोलेंगे क्या, ध्रुवीय पवन। ये पवनें जो हैं ये आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखिए ये जो पवनें हैं ये बिल्कुल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधी क्यों नहीं चलती, और ऊपर से ध्रुवों से लो प्रेशर की तरफ सीधी क्यों नहीं चलती। इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और हवाएं इसका साथ विषुवत रेखा की तरफ इनका विचलन ज़्यादा होता है, ध्रुवों की तरफ भी होता है, देखो इस प्रकार से। तो हवाएं इसका साथ नहीं दे पाती, हवाएं थोड़ी थोड़ी इस तरफ तिरछी और यहाँ इस तरफ तिरछी बहने लगती है। हालांकि अगर पृथ्वी बिल्कुल स्थिर होती तो ये हवाएं सीधी क्या होती, इस प्रकार से बहती आपके सामने। लेकिन ये पृथ्वी क्या है, गतिमान है, जिसकी वजह से हवाएं थोड़ी थोड़ी क्या होती है, दिशा इनकी परिवर्तित हो जाती है। इसी बल को, परिवर्तन होने के बल को अपने बोलते हैं कोरियोलिस बल। क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल। ठीक है, अब देखिए एक इसके अंदर भी है कि अगर फेरल का जो नियम है, फेरल नामक विद्वान ने बताया था
कि अगर उत्तरी गोलार्ध में हम खड़े हैं, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में, जिस ओर से हवाएं आ रही है, किसी भी ओर से आ रही होगी, अगर हवाएं आ रही है, अगर उन हवाओं के आने की दिशा में अपने पीठ करके खड़े हो जाएं, तो वो हवाएं जो है वो अपने यहाँ से थोड़ी सी क्या है, दाईं ओर मुड़ी हुई प्रतीत होंगी। ये हवाएं सीधी न चलकर क्या हो जाती है, अपने मार्ग से कुछ विस्थापित होकर दाहिनी ओर मुड़ जाती है, यानी हवाएं दाहिनी ओर गति करती है। ये फेरल का नियम कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में अगर पवनों के आने की दिशा के सामने अपने खड़े हो जाएं, यूं पीठ करके, ये उधर से हवाएं आ रही है और आपकी तरफ मान लो, ठीक है, तो ये हवाएं सारी सारी क्या है, अपने पथ से थोड़ी सी बाईं ओर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी कि ये हवाएं सीधी न चलकर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में फेरल नियम के अनुसार दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। आप देख भी सकते हो कि ये सीधी न चलकर अपने बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में सीधी न चलकर अपने दाईं ओर विस्थापित हो जाती है। दिशा में ही अंतर है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इधर दाईं ओर है और यहाँ बाईं ओर है। तो ये जो है स्थायी पवनें हैं, जो कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर ये विस्थापित होती है। अभी बात कर रहे थे कौन सी, ये स्थायी पवनें हैं। इसी में डोलड्रम का नाम भी आता है। डोलड्रम भी जो है वो शांत पवनें हैं। भूमध्य रेखीय जो पछुआ पवनें हैं उनको भी इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो इन पवनों की जो दिशा होती है वो वर्ष भर क्या होती है, स्थायी पवनों की निश्चित होती है, वर्ष भर एक सीध में चलती है। और अब सेकंड नंबर जो पवन आती है इसको अपने बोलेंगे मौसमी या जो सामयिक पवनें हैं, सामयिक पवनें हैं। ये मौसमी या सामयिक पवनें हैं जो विशेष मौसम में चलती है और इनका जो हो सकता है दैनिक रूप से भी दिशा परिवर्तन होती रही हो, यानी कि मौसम बदलते ही इनकी जो दिशा है वो भी बदल जाती है, ठीक है। अब देखिए इनमें कौन कौन सी शामिल होती है। एक आप परिचित हो, कौन सी, मानसूनी पवन, जो कि मौसम जो शब्द है उससे अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम, जिससे मौसम शब्द बना है। और ये अरब सागर के अंदर जो पवनें चला करती थी इसी के नाम पर जो है मानसूनी पवन मतलब जो चलती है उसी के नाम पर इसे जो मौसमी पवन है कहा जाता है। तो ये जो ग्रीष्म काल में दक्षिणी पूर्वी दिशा से आने वाली पवनों को मानसूनी कहते हैं अपने। ऐसे ही लौटता हुआ पवन जो है, लौटता हुआ पवन तंत्र जो है वो उत्तरी गोलार्ध में बनता है शीतकाल के अंदर, जिसमें उत्तरी पूर्वी हवाएं चलती है। तो 6 महीने दक्षिण पश्चिम की ओर से और 6 महीने उत्तर पूर्व की ओर से चलने वाली पवनों को हम मानसूनी पवन कहते हैं और मानसून काल के अंदर ही ये चलती हैं। तो इसमें कौन सी होगी पहली, मानसूनी पवन, ठीक है। और सेकंड नंबर अगर बात करें तो स्थल, क्या बोलेंगे, स्थल व सागर समीर, स्थल व सागर समीर। स्थल व सागर समीर का मतलब है कि अगर मान लो इस क्षेत्र में, देखिए यहां ये है स्थल और ये है सागर। आपको पता है दिन के समय जो है सूर्य के समय उष्मा पाकर जल भाग इतने शीघ्र गर्म नहीं होते जितने कि स्थल भाग हो जाते हैं। यानी कि स्थल भाग अगर शीघ्रता से गर्म हो जाते हैं तो उनके ऊपर बन जाता है लो प्रेशर। अभी तक ये गर्म नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर की हवाएं भी क्या होती है, ठंडी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर। और अपने को पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलती है, पवनें चलती है। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन चलती है, यानी सागर से स्थल की ओर चलती है, तो जो सागर की तरफ से चलेगी तो इसको अपने बोलेंगे सागर समीर। समय कब का है, दिन का है। दिन में सागर से यानी उच्च वायुदाब से स्थल के निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को हम सागर समीर कहेंगे। अब ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यही समय है कब का, रात्रि का। ये है स्थल और ये है सागर, यहां रात्रि का समय है। और अब जो दिन में देखो सागर की कंडीशन होती है कि जो उष्मा पाकर सागर धीरे धीरे गर्म होता है, वैसे ही विकिरण के समय ये धीरे धीरे शीतल होता है।
स्थल की ये है कि ये जल्दी जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ही क्या होता है, विकिरण के कारण ठंडा भी हो जाता है। अब समय है कब का, रात्रि का। रात्रि के समय होता ये है कि सागर देर से ठंडा होता है, लेकिन स्थल सूर्यास्त होते ही क्या हो जाता है, शीघ्रता से ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। और अभी भी यहाँ पे क्या है, शाम रात्रि के समय ये लो प्रेशर सागर के ऊपर बना हुआ है। अब पवनें विपरीत दिशा में चलेंगी, यानी कि स्थल से सागर की ओर चलेंगी। स्थल से सागर की ओर चलने की वजह से इस पवन का नाम क्या पड़ जाएगा, स्थल समीर। यानी कि जिस ओर से पवन चलती है उसी के नाम पे इसको आपको पहचानना है। तो सागर की तरफ से चले दिन में तो सागर समीर, रात्रि को स्थल की तरफ से चले तो स्थल समीर। अब एक है पर्वत और घाटी समीर, पर्वत व घाटी समीर। अब पर्वतों की कंडीशन, अब दिन का समय है, दिन के समय जो है इन घाटियों के अंदर से, इन घाटियों के अंदर से वायु गर्म होकर क्या करेंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। प्रत्येक वायु दिन के समय क्या होती है, गर्म होकर सूर्य की उष्मा से क्या होती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो जिस स्थान से ऊपर की ओर उठती है यहाँ पर यूं चलती है, यानी ऊपर की तरफ चलती है। इस वक्त घाटी से चलने वाली पवन को दिन के समय अपने बोलेंगे घाटी समीर। क्या बोलेंगे, घाटी समीर। वही पवने रात्रि के समय यहां क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी। और इस रात्रि के समय चलने वाली इसी विपरीत पवन को जो ऊपर से क्या होंगी, घाटी में वापस ठंडी होकर शीतल होकर बैठ जाएंगी, इन्हीं पवनों को रात्रि के समय हम क्या कहेंगे, पर्वत समीर। तो ये पर्वत समीर है और दिन में घाटी समीर है। यानी कि बस आपको इतना याद रखना है कि जिस ओर से पवन चलती है उसी स्थान के नाम पर उस पवन का नाम आपने रख देना है। तो ये 3 भागों में बांटा है हमने इसे, मौसमी पवनों को, जिसमें मानसूनी है, स्थल है, सागर है और पर्वत घाटी समीर है। तो अब कुछ पवनें हैं जिनका वैसे नेक्स्ट वीडियो में अपने अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार जैसे नाम लेते हैं इनका। 3rd नंबर पे आती है मौसमी पवनों के बाद में, ये है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें, इसमें होता ये है कि ये छोटे क्षेत्र, हमारे विश्व के अंदर कहीं कहीं छोटे छोटे भागों पर ये पवनें चलती है, छोटी छोटी दूरियों पर ये पवनें चलती है। इनका कोई बड़ा क्षेत्र नहीं होता, कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में ये पवनें चलती हैं। ये कोई गर्म होती है, कोई ठंडी होती है, कोई आर्द्र होती है, कोई शुष्क होती है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव बनाए हुए हैं। इसके लिए है तो ये स्थानीय पवनें, लेकिन इनको सभी जानते हैं। तो स्थानीय पवनों में पहला नाम आता है, ये है चिनूक। आप सभी परिचित हैं कि ये एक शुष्क उष्ण पवन है जो कि अमेरिका में चलती है। ऐसे ही एक पवन है फोन। फोन जो है ये यूरोप में चलती है, ठीक है। तो ये जो फोन है ये यूरोप में चलती है। ऐसे ही सिराको जो कि रक्त वर्षा करती है, ये इटली में चलती है, इटली है, स्पेन है। मिस्ट्रल है जो कि स्पेन और फ्रांस में चलती है, मिस्ट्रल। ऐसे ही बोरो उत्तरी जो इटली है उसके अंदर चलती है, शीतल पवन है, नाम है उसका क्या, बोरो, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे। तो ये एक बोरो है और एक अपने जिससे सभी परिचित हैं अपने भारत के अंदर, नाम है लू। तो ये भी उत्तर भारत के अंदर पवन चलती है, काल वैसाखी है, ठीक है। इस प्रकार की जो पवनें हैं इन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप कमेंट में डालिएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो जरूर इस पर अपने एक वीडियो बनाएंगे कि स्थानीय पवनों के क्या क्या नाम है और ये कहाँ कहाँ चलती है और क्या प्रभाव डालती है।